बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। यही सियासत है, इसी पर गुजारा करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दम खम नहीं रहा और पाकिस्तान में मज़ाहमत किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये वो पैगामात हैं जो आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल इस वक्त देते हुए नजर आएंगे। इससे पहले फैसल वाडा ने कुछ इसी किस्म की बातें कही और वो ये कहते रहे कि अगर आप कायद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इल्हामा इकबाल के ख्वाब वाला पाकिस्तान देख रहे हैं तो ये ख्वाब ही रहेगा, इसकी ताबीर आपको नसीब नहीं होगी। आपको इसी पाकिस्तान पर गुजारा करना होगा। तो आज पाकिस्तान की आवाम को जी बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम दोबारा से अपनी जमहूरियत का जनाजा उठाने जा रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया और ये सिविल माशाल्लाह है, सुपर हाइब्रिड निज़ाम है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत की बात कोई नहीं कर सकेगा। और जिस इलेक्शन को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की हुकूमत के जरिए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में किया, ये आखिरी मार्का था और ये मार्का भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जो है वो अपने नाम किया। व्यूअर्स, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सफेद बिल्डिंग से एक स्याह फैसला आया और वो तमाम जजेस जिन्होंने ये फैसला लिखा, इनका नाम भी सुनहरी हरूफ में नहीं बल्कि स्याह हरूफ में पाकिस्तान की तारीख में हमेशा अब लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया और जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान ने 7 जजों की अक्सियत से फैसला सुनाया। 7 जजेस ने अक्सियत की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। अमीनुद्दीन, मुसरत हलाली, अख्तर अफगान हैं, शाहिद बिलाल हैं, हाशिम काकड़ क्रिमिनल एक्सपर्ट हैं जी लॉ के, वो भी इसमें शामिल थे। बाकिर नचवी साहब जो आमतौर पर मुहर्रम के शुरू होते ही घर चले जाते हैं, छुट्टी करते हैं, लेकिन वो भी इस फैसले में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक़लियती फैसले में कहा, गौर से सुनिएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक़लियती फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखकर तय करेंगे कि किसकी कितनी नशिस्तें बनती हैं। अब ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, 12 रुकनी बेंच में से 10 जजेस ने इस पर दस्तखत किए। तहरीरी फैसले पर 4 सफ़ात के ऊपर जो मुश्तमिल है, इसमें कहा गया कि नज़रसानी बेंच 13 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक, अकील अब्बासी, आपको याद होगा, उन्होंने पहले ही दिन इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था, जबकि जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अब फैसले के मुताबिक 7 जजेस की अक्सियत के साथ नज़रसानी दरखास्तें मंजूर की गई। तमाम सिविल नज़रसानी दरखास्तें मंजूर की जाती हैं और 12 जुलाई 2024 का अक्सियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। अब आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में मजीद क्या कहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 41 नशिस्तों पर नजरसानी का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 39 नशिस्तों पर पुराना हुक्म बरकरार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर नो जायजा लेने की हिदायत की गई। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर नो जायजा लेने और 15 दिन में फैसला करने की हिदायत की है। अब इसके फैसले के साथ क्या होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। इससे पहले कई महीने गुजर गए लेकिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली और वो क्या करते रहे, दरखास्तों पर दरखास्तें दायर होती रही, महाज क्रिएट किया गया और आज उन्हें एक तरह से कामयाबी मिली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की आवाम आज एक बार फिर हार गई। जायजा इजलास बुला लिया जाएगा। अब सुनने में आ रहा है कि पीर को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और सब आनन फानन हो रहा है, जैसे पहले से सब कुछ जो है वो तैयार किया गया। अदालती फैसले के बाद 145 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे भी जी इसका एक असर पड़ेगा, जिसमें से सिर्फ 22 MPs को अपोजिशन जमातों को 30 मेंबर्स का तोहफा मिलेगा। अब ये सुनते जाए नंबर्स क्या, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि इस फैसले के, अदालती फैसले के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे क्या साथ मुरतब होंगे। 145 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, जिसमें से 22 MPs की अपोजिशन जमातों को 30 मेंबर्स का तोहफा मिलेगा। नून लीग के 7 MPA हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें आपको 10 मिलेंगी, ठीक है। 7 आपके टोटल MPs हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें यानी आपकी एक्चुअल जो जीती हुई नशिस्तें उससे ज्यादा आपको मिलेंगी। JUIFA के 7 MPs हैं जी और उन्हें तोहफे में 10 मजीद नशिस्तें दे दी जाएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 MPs हैं,
उन्हें भी 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तोहफे में दे दी जाएंगी, जो वो बखुशी इसे वसूल करेंगे। और अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाकर वहां से कम 4 हुकूमती सेनेटर्स बनवाकर सेनेट में भी आपके पास 2/3 अक्सरियत जो है वो आ जाएगी और आपको फिर फजलुर रहमान साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो चौथी चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP हुकूमत का बंदोबस्त पहले ही 26वीं आईनी तरमीम में कर दिया गया था और आर्टिकल 255 को अगर आप पढ़ें, वो क्या कहता है कि अगर हल्फ नहीं लिया जाता तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके नामजद शख्सियत जो है वो हल्फ ले सकती है। और इसके बाद सेनेट के इलेक्शन के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से उसको कॉर्नर किया गया, वहां पर भी आपके पास जो ऑप्शंस है, यानी इलेक्शन कमीशन इसको कराएगा और वहां माजी की तरह खुफिया बैलेट में PTI के वोटर्स मर्जी अपनी इस्तेमाल करेंगे। इससे हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत जो है वो मिल जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है कि तारीख की अदालत में मखसूस नशिस्तों के फैसले को अच्छे अल्फाज में याद कभी भी नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर दुनिया बात कर रही है। जजेस अगर इस फैसले के हवाले से अवामी राय मालूम करना चाहते हैं, या हामिद मीर साहब ने बात कही, तो आप जरा ऐसा करें, अपने बड़े बड़े घरों से निकलें, जिन गाड़ियों में आपको प्रोटोकॉल आज दिया गया होगा, इन गाड़ियों से निकलकर आप आम आदमी के पास चले जाएं और वो आपको बताएगा कि इमरान खान और उसकी जमात आज कहां पर खड़ी है और आज आपने अपने आप को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की आवाम आपको जरूर इसका जवाब देगी और तारीख सर आपको जज करेगी। आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो जुल्म किया, अपनी जजमेंट देकर, अब आपको तारीख जज करेगी। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में पाकिस्तान की आवाम को जो मुबारकबाद दी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि क्या जी बना फैसले का, मैंने उन्हें बताया जी कि ये फैसला आ गया, तो उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। मेरा उनसे यही सवाल था कि हर शख्स अगर अपने हिस्से का एहतजाज ही कर लेगा ना, तो पाकिस्तान की आवाम को जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारे से जो हो सकता है जी हम वो करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, आप तक की तमाम खबरें भी पहुंचाते हैं। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तब पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। क्योंकि हर महाज के ऊपर अब आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही है और हुकूमत ने उनके साथ डील कर ली है। और अब इनका प्लान 10 साल का एक मंसूबा जिसको इन्होंने तरतीब दिया लंदन प्लान के बाद, अब इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। बल्कि कहा ही जाए कि इनके इस 10 साल का सफर का आगाज हो गया, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। राना साहब की जी एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग अक्सरियत की करीब पहुंच जाएगी। हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो तो फिर वो आसानी से कानून साजी कर सकती है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का जी इसके ऊपर रिएक्शन आया। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुतनाज़ फैसला देकर आईनी तारीख बरकरार रखी, माले गनीमत जानकर वो नशिस्तें भी हुकूमती जमातों के हवाले कर दी। इतनी तादाद में आपको वोट नहीं पड़े जिस हुकूमत के पास, जिन लोगों के पास ये हुकूमत है, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि आपके साथ खड़ी है, आपको मखसूस नशिस्तों का ये एक तोहफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज दिलवाया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। नवाज खोखर साहब ये भी कहते हैं कि जिन पर सिरे से उनको आईनी, कानूनी और इखलाकी हक था, वो सीटें जिनकी बनती थी उनको नहीं दी गई। हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सर भी मिल गई। आइन का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बैरिस्टर गौहर ने जी कुछ बातें कही हैं, लेकिन मैं बैरिस्टर गौहर की एहतजाजन कोई बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये तमाम शख्सियात जिम्मेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस मकाम पर पहुंचाने के लिए। इमरान खान के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, पाकिस्तान की आवाम अब इनसे कब बदला लेगी, ये फैसला आपने करना है। इन लोगों का मुहासरा किया जाए, इन लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने इमरान खान के साथ ये सब कुछ क्यों किया। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे तो खुलकर नुमाइंदगी करते। ये गीदड़ों की तरह छुप कर वार करना आपका यकीनन एक तरीकाकार था जो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्देमल आया। वो कहते हैं कि आज एक ऐसा फैसला आया जिसने ना सिर्फ इंसाफ की रूह को कुचला, बल्कि आवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को भी रोंद डाला है। नजरसानी केस महीनों अदालतों में चलता रहा और तहरीक इंसाफ ने हर कानूनी दरवाजा खटखटाया, हर दलील पेश की, हर आईनी नुक्ता उठाया। आज जिस दीदा दलेरी से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को छीना गया और माले गनीमत की तरह इन जमातों में बांटा गया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, वो जमहूरियत और वोट के हक का कत्ल है। ये फैसला पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। पहले इलेक्शन चोरी किए गए, बल्ले का निशान छीना, कारकुनों को अगवा किया, कागजात दाखिल कराने से पहले ताईद और तजवीज़ कुरिंदान को लापता किया गया। मीडिया के सामने आपने लोगों की फाइलें छीनी, उनके कागजात फाड़े, मीडिया का ब्लैकआउट किया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया, अपने बीरबलों को लाकर टेलीविजन पर आपने बिठा दिया और फिर आप एक बयानिया बनाते हैं और इमरान खान को 2 साल की आपने कैद में रखा ताकि आप ये सब कुछ कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि हम पर हर दरवाजा बंद किया गया,
मगर हमारे दिल और जुबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते। हमें जंजीरों में जरूर जकड़ा गया, लेकिन हम इस फस्तायत वाली जंजीर की चाबी बनाकर रहेंगे। हम जख्मी जरूर हैं, लेकिन इमरान खान के नजरिए की मरहम हमारे पास मौजूद है। हम अदालतों से नाउमीद हो चुके, लेकिन आवाम से नहीं, और हम जानते हैं कि आखिरी फतह इंशाअल्लाह हक, आइन और इमरान खान की होगी। और वैसे ये जो मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट हुई है बाकी असम्बलीज के अंदर, ये भी पोजीशन मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि फैसला आ गया, और जो एक्चुअल पोजीशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका पहुंचा है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें जी, ये 77 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिली थी जो नहीं दी गई, लेकिन दीगर जमातों को दे दी गई। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली के 55 नशिस्तें हैं। और देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि रिव्यू के अंदर 7 जजेस और उससे पहले 8 जजेस, तो ये कैसे मुमकिन है कि 7 जजेस का फैसला 8 जजेस के ऊपर हावी हो? नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बात याद रखना है कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो आपकी अक्सरियत होती है किसी भी जमात की, उसकी प्रपोर्शन को निकाला जाता है, एक तनासुब से आपको नशिस्तें दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपने पूरी हाउस की जो एक पोजीशन थी, पार्टी पोजीशन, इसको तब्दील करके रख दिया और अपने एक मकरू फैसले के जरिए, बल्कि इसे मकरू नहीं बल्कि हराम फैसला कहना चाहिए, जो आज पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ आया। किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब असम्बली में जी हुकूमती इत्तेहाद को 27 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान शामिल हैं। नून लीग को खवातीन की 21 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग को एक एक नशिस्त मिलेगी। नून लीग को 2 अकलियती नशिस्तें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त। और नशिस्तों के बाद किसके कितने वोट बढ़ गए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब असम्बली में जी नून लीग के 23 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 वोट बढ़ जाएंगे। मुस्लिम लीग, काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का 1-1 वोट जो बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में KP में नून लीग और JUI 7-7 नशिस्तों के साथ फायदे में रहेगी। मजीद एक इजाफी खवातीन की नशिस्त भी इन्हीं दोनों जमातों में से किसी एक को मिलेगी, तो ये वहां पे नंबर बन रहे हैं। इस एक नशिस्त का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, ये भी खबर आ रही है। अब खाली नशिस्तें किसको मिलेंगी? खाली मखसूस नशिस्तों की तादाद है जी 25, 21 खवातीन और 4 अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हैं। ऐवान में मुस्लिम लीग नून और JUI फे के साथ 7 मुंतखब अरकान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 और ANP और PTI के 2 मुंतखब अरकान हैं। अकलियतों की 4 नशिस्तों में से 2 मुस्लिम लीग नून और 2 JUI फे को मिलेंगी। खवातीन की 21वीं जो नशिस्त है वो किस जमात को मिलेगी ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। अब मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में जो अहम शख्सियात जिनको पहले इलेक्शन में ये मिली मैं आपको बता देता हूँ। इस फैसले से पहले अहम शख्सियात जिन्हें मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद किया गया था, अकलियती बरादरी के मुमताज शख्सियतें जी, लाल चंद मल्ली पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शौजब, रुबीना शाहीन हैं, समाबिया ताहिर हैं। इन खवातीन को भी मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद किया गया, लेकिन अभी नहीं ये नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। अगर आपको ये केस मालूम नहीं है और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सफ़ेद बिल्डिंग में कुल 17 समातें हुई और इन 17 समातों में क्या कुछ होता रहा, मैं आपको ना एक छोटी सी ब्रीफ टाइमलाइन और फिर इस फैसले के असरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है इस हवाले से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस केस की जी कुल 17 समातें हुई। 21 फरवरी 2024 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की। 28 फरवरी 2024 इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया। 4 मार्च 2024 इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर एक 4 के तनासब से फैसला सुनाया। 6 मार्च 2024 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर दायर दरखास्तों को खारिज कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद की। 2 अप्रैल 2024 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। 6 मई 2024 जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने मामला आईनी मामला होने के 22 केस जजेस कमेटी को भेजा। 31 मई 2024 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। 3 जून 2024 फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस की पहली समात की और एक के बाद एक कुल 9 समातें होती हैं। 9 जुलाई 2024 फुल कोर्ट ने केस का फैसला महफूज किया और 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट के अक्सरी जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और 5 जजेस ने केस से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत ने नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। तो ये तारीख का ना एक ऐसा अनोखा फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो
اس سے پہلے والا فیصلہ تھا وہ 8 ججز کا تھا، لیکن ریویو کے اندر 7 ججز نے 8 ججز کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا۔ 5 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ جولائی 2024 میں ہی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور اگست میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ میں 6 مئی کو نظر ثانی درخواست مقرر ہوتی ہے اور 6 مئی کو جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی درخواستیں جو ہے مسترد کر کے اس بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں اور 17ویں سماعت پر جسٹس صلاح الدین پنہور نے بھی کیس سننے سے معذرت کی اور پھر قومی اسمبلی کی 22 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں یعنی کل 77 نشستیں حکومتی اتحاد کو ایک طرح سے یہ دے دی گئی۔ تو یہ ایک اوورآل سٹرکچر تھا جس طرح سے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا گیا اور جس طرح سے اسے آپ کیا کہیں کہ ایٹم بم گرا دیا، میزائل سٹرائک ہوئی، جو B-2 بمبر جس طرح امریکہ نے ایران کے اوپر گرائے، ان کے ایٹمی جو ان کی فیسلٹی تھی ان کو تباہ کر دیا، اسی طرح پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بھی اسی قسم کا آج ہم نے حملہ ہوتا ہوا دیکھا۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے اس فیصلے کے بہت گہرے اثرات پاکستان کی جمہوریت کے اوپر پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت آپ کو باہر نظر آ رہی ہے، آپ کو اب ان سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے تمام مواقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیے اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز آئی جو پاکستان تحریک انصاف جنہیں اویل کر کے ایک تگڑا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن اب تمام راستے بند ہو گئے۔ کل کو یہ بھی ایسا قانون جو ہے وہ پاس کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کسی دوسرے صوبے کے اندر اگر احتجاج ہوگا تو آپ اس کو بھی روک سکتے ہیں اور آپ کے پاس وفاقی حکومت کے پاس اختیارات ہوں، ایسا بھی کوئی قانون آ سکتا ہے۔ اور ایون کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سر کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو علی امین گنڈا پور کی شکل میں، آپ کو اس کے علاوہ بیرسٹر علی گوہر کی شکل میں یا بیرسٹر سیف کی شکل میں یا پھر وہ تمام لوگ جو اس وقت KP حکومت میں مزے کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ تمام رسپانسبل ہیں۔ اور ایسا لگتا ہی ہے اگر آپ تحریک انصاف کے ورکر سے بات کریں یا وہ لیڈرشپ جو 3rd یا 4th ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا اور وہ لوگ جو عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں میں، انہوں نے عمران خان کے سامنے اصل پکچر نہیں رکھی۔ اب اندر کیا خبریں جاتی رہی، کیا انہیں بتایا گیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب بھی عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں رکوائی گئی، پیچھے کیا چل رہا تھا، یقیناً ایک سازش ہو رہی تھی اور یہ ملاقاتیں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جی کہ اگر علی امین گنڈا پور جب خان صاحب نے کہا کہ تم نے بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دلوائی، اگر علی امین گنڈا پوری سے یہ انہوں نے مکالمہ کیا تو پھر بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کی رہائی ہوئی اور پھر رہائی ہونے کے بعد بھی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا رانگ نمبر ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ سوات میں سیاحوں کے ڈوبنے کا واقعہ، ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آپ یقین کریں میں اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکا، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مطلب بے بسی کی وہ تصویر بنے ہوئے تھے، جتنے بھی سیاح وہاں پر موجود تھے، بچے اس کے اندر موجود ہیں اور وہ پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ وزیر اعلیٰ جی ان کے ترجمان واقعی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کمیٹی سانی کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ وجوہات کیا ہیں؟ پانی کا ریلا تھا، سیلابی ریلا، آپ بچا نہیں سکے، لوگ کھڑے ہو کر چیختے رہے، پکارتے رہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ بر وقت پیشگی وارننگ نہ دینے اور ADC ریلیف پیشگی انتظامات نہ کرنے پر معطل۔ ریسکیو 112 کے ضلعی انچارج کو بھی فوری طور معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے معطل نہ کریں، نوکری سے فارغ کریں۔ مزید یہ کہا کہ جہاں باق افراد کے ورثاء کو فی 10 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کیا، دفع ہو جاؤ تم اپنی یہ مالی امداد لے کر۔ مالی امداد کسی کے دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ اپنی غلطیوں کو پیسے میں تولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہر چیز کا حل ہے، پیسہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ پیسہ آج آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہوگا۔ اور ان معصوموں کی جان جو اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے، آپ نے کیا قیمت لگائی؟ 10 لاکھ روپیہ۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے غفلت برتی اور 17 سیاحوں کو یہ ایک ریلا جو ہے بہا کر لے گیا۔ 9 افراد جہاں بحق ہیں جی، 4 کو بچا لیا گیا جبکہ 4 کی تلاش جو جاری ہے۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ صبح ناشتے کے بعد سیاحوں نے تصویریں لینے کے لیے دریا کی خشک حصے کا رخ کیا۔ اچانک بے رحم موجوں نے انہیں گھیر لیا، لوگ جان بچانے کے لیے ٹیلے پر چڑھ گئے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن دریا کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ لوگوں کو بچانے کی مقامی افراد نے کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے۔ ڈوبنے والوں میں
آپ یقین کریں میرے سے نا یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، اور دل جس طرح چیر دیتا نا کوئی یہ خبر کو پڑھتے ہوئے۔ 10 کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، 6 کا مردان اور 1 سوات کا رہائشی تھا۔ اللہ تعالیٰ جن کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے۔ وہ جوان جو اموات ہو گئی اور کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، سب نے جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسی موت ہے جو کبھی بھی نہیں بھولے گی، اور جن کی غلطی سے سب کچھ ہوا ہے حکومت نے ان کو معطل کر کے اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دی ہے۔ ویورز، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کوہستان کے علاقے سناگئی دوبیر میں 5 دوست 3 گھنٹے تک پھنسے رہنے کے بعد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ اور 5 دوست اچانک سیلابی ریلے کی زد میں آنے کے بعد ایک بلند پتھر پر چڑھ گئے اور 3 گھنٹے تک وہ حسرت اور بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ 5 دوست امداد کا انتظار کرتے رہے، مگر کوئی سرکاری ادارہ یا ریسکیو ٹیم وہاں پر نہیں پہنچ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ جی غرق کرے ان تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور جو بر وقت وارننگ جاری نہیں کر سکے۔ اب اس کے پیچھے آپ انکوائریاں کروائیں، لوگوں کو بھگائیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس ناؤ۔ جن لوگوں نے اللہ کو پیارے ہونا تھا، میں یہ تصویر دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی، ایک سارے بچے چھوٹے چھوٹے آپ کو اس پہ نظر آئیں گے، اور ان کی زندگی کا یہ آخری سفر بن گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آئی کانٹ ایون ریپیٹ دس، اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ورڈ کروں لیکن رہا نہیں گیا۔ یہ خبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، اور یہ جو کے پی حکومت ہے جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ رکھے۔